हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके इस अपने चैनल सूर्यांश सिंह में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गुणोत्तर श्रेणी। इससे पहले मैंने पूरी समांतर श्रेणी और प्रश्नावली 9.2 को हल करवा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप जाकर वहाँ से उसे देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, ये देखते हैं। गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है। गुणोत्तर श्रेणी मतलब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, इंग्लिश में इसको जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन करते हैं, शॉर्ट फॉर्म में जीपी लिखते हैं। ये वह श्रेणी है जिसके क्रमागत पदों का अनुपात समान होता है, वो गुणोत्तर श्रेणी होती है। समांतर श्रेणी में क्या था, जिसके क्रमागत पदों का अंतर समान होता था। यहाँ क्रमागत पदों का अनुपात समान है, तो ये गुणोत्तर श्रेणी हो गई। जैसे ये एक श्रेणी है 2, 4, 8, 16, 32, ये एक श्रेणी है। इसमें क्रमागत पदों का अनुपात समान होगा। इसे हम दो क्रमागत पद ले लिए A2 और A1, तो A2/A1 अनुपात निकाले 4/2 बराबर 2। अब दो क्रमागत और पद ले लिए A3/A2, A3/A2 निकाले 8/4 बराबर 2। इस तरह A4/A3 निकाले, फिर भी आया 2। A5/A4 निकाले, फिर भी आया 2। मतलब कोई भी दो क्रमागत पद ले लीजिए और भी कोई दो क्रमागत पद लीजिए, इसका अनुपात उसका अनुपात, दोनों का अनुपात समान होगा। कहीं से दो क्रमागत पद ले लीजिए, अनुपात उसका समान होगा। तो ये होती है गुणोत्तर श्रेणी, इसको कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। इसके भी सेम कंडीशन रहता है। प्रथम पद को हम ए ही लिखते हैं, यहाँ प्रथम पद 2 है। वहाँ था सार्वंतर, क्योंकि सबका अंतर समान था तो उसको सार्वंतर हम कहते थे और डी से डिनोट करते थे। यहाँ सबका अनुपात समान है तो इसको हम सार्वानुपात कहेंगे, सार्वानुपात कहेंगे। और इसको आर से डिनोट करेंगे क्योंकि रेशियो समान है, आर से डिनोट करेंगे। तो ये होगा सार्वानुपात गुणोत्तर श्रेणी में और प्रथम पद गुणोत्तर श्रेणी में। अब ये गुणोत्तर श्रेणी तो हो गई। तो जैसे हमने समांतर श्रेणी का एक n पद निकाला था, जिसकी सहायता से हम किसी भी समांतर श्रेणी का कितना भी पद निकालना हो वो हम निकाल सकते थे। वैसे ही अगर हमें गुणोत्तर श्रेणी में भी अगर हमें ज्ञात हो जाए तो हम गुणोत्तर श्रेणी में भी 20वां पद निकालना है, 30वां निकालना है, कोई भी निकालना है तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तब गुणोत्तर श्रेणी का 9वां पद क्या होगा। गुणोत्तर श्रेणी के 9वें पद का फार्मूला है, 9वां पद मतलब an का an बराबर a गुणे r की घाते n-1। ये वहाँ होता था a प्लस n-1 इंटू डी, यहाँ है a गुणे r की घाते n-1। n वां पद का सूत्र, जहाँ n है पदों की संख्या। तो इस सूत्र को आप याद रखेंगे, ये गुणोत्तर श्रेणी के 9वें पद का सूत्र है। जैसे एक श्रेणी है A1, A2, A3, A4, मतलब ये एक श्रेणी के पद है। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। अब इसको अगर जीपी में लिखना हो हमें तो कैसे लिखेंगे। पहला पद तो ए ही रहता है, दूसरे पद मतलब दूसरे पद बटा पहले पद करें तो अनुपात हमेशा समान आता है। तो अनुपात मतलब दूसरे पद बटा पहले पद करेंगे तो आर आएगा, आर आएगा। तो पहले पद में आर का गुणा करते हैं तो दूसरा पद हमें मिल जाएगा। इसे दूसरे पद में से पहले पद को घटाएं समांतर श्रेणी में तो डी आता था, तो पहले पद में डी को जोड़ देते थे तो दूसरा पद मिल जाता था। वैसे ही यहाँ पर दूसरे पद में पहले पद से भाग दे तो आर आता है। अब पहले पद में आर से गुणा कर दे तो हमें दूसरा पद में मालूम पड़ जाएगा। तो वैसे ही ए पहला पद है, उसमें आर से गुणा किया तो दूसरा पद ए आर मालूम चल गया। फिर इसमें आर से गुणा किया, अगला पद ए आर स्क्वायर मालूम चल गया। फिर इसमें आर से गुणा किया, अगला पद ए आर क्यूब मालूम चल गया। फिर अगला पद ए आर की घाते 4 मालूम चल गया। इसी तरह 9वां पद का तो फार्मूला हमें मालूम ही है, ए आर की पावर n-1। क्योंकि यहाँ देखिए ए की घाते ए के साथ 5 है तो आर की घाते 4 है। वहाँ जितना ए के साथ रहता था डी के सामने एक कम रहता था उतना, यहाँ ए के साथ जितना है आर की घाते उससे एक कम है। यहाँ ए के साथ n है तो आर की घाते n-1 एक कम रहेगा। सेम कंसेप्ट जीपी में भी लागू होता है समांतर श्रेणी का। अब वहाँ जैसे हम समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल निकाल लेते हैं, वैसे ही यहाँ गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल निकालते हैं हम। क्या होता है देखिए, कोई गुणोत्तर श्रेणी है ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर घाते 4, ऐसे ही ए आर की घाते n-1 तक। अब इसका योग निकालेंगे तो इसको यस एन हम लिख सकते हैं।
अब क्या करें, इसका योग निकालने के लिए हम करते हैं दोनों पक्षों में r से गुणा। दोनों पक्षों में हम r से गुणा कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों पक्षों में से r से गुणा कर देते, इधर r यन यस यन हो जाएगा, इधर r से गुणा करेंगे तो AR हो जाएगा। इसमें r से गुणा किया AR हो गया, इसमें r से गुणा किया AR स्क्वायर हो गया, इसमें r से गुणा किया AR क्यूब हो गया, इसमें r से AR की घाते 4 हो गया, मतलब एक बढ़ गया ऐसे ही। अब इसमें r से गुणा किया, इसमें r से गुणा किया तो क्या हुआ, यहाँ r है उसमें r से गुणा भी किया, मतलब आधार समान है तो घात जुड़ेगा। n-1 है प्लस r की घाते 1 से गुणा किया, r की घाते तो 1 है तो उसका एक घात इससे जुड़ेगा, तो n-1 प्लस 1 होगा, तो -1 प्लस 1 घटा तो आ गया AR की घाते n। अब AR की घाते n के ठीक पहले AR की घाते n-1 होगा, इससे पहले AR की घाते n-2 होगा, तो उसको हमने डैश डैश से इस तरह दर्शा दिया है। अब इसको हम दूसरा समीकरण मान लेते हैं, ये हमारा पहला समीकरण था। क्या करते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं, तो क्या आया, समीकरण 2 में से 1 को घटाया, मतलब r यस यन माइनस यस यन हो गया, और पूरा इसमें से ये AR प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब प्लस AR की घाते 4 प्लस इतना है, इसको हमने लिख दिया, और माइनस ये हो गया माइनस AR माइनस AR स्क्वायर माइनस AR क्यूब, क्योंकि घटाना है तो सबके चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये इस प्रकार से हो गया। अब हमने देखा कि ये AR इस माइनस AR से कट रहा है तो ये कट गया, ये AR स्क्वायर इस माइनस AR से स्क्वायर से कट रहा है तो ये कट गया, ये AR क्यूब इस माइनस AR क्यूब से कट रहा है तो इस तरह कट गया। इसी तरह ये सारे इस तरह जितने भी संख्याएं सब नीचे वाले से इस तरह कट जाएंगे। यहाँ AR क्या था n-1 है, माइनस AR क्या था n-1 से कट गया, लेकिन यहाँ पे प्लस AR क्या था n है, इसको काटने के लिए तो इसमें कुछ है ही नहीं, तो ये हमारा बच गया, और यहाँ माइनस A भी बचा है, माइनस A को भी काटने के लिए ऊपर कोई चीज़ें नहीं है तो वो भी हमारा बच गया, मतलब ये दो चीज़ें हमारे पास अभी भी बची हुई हैं, कटी नहीं है अभी। अब यहाँ पे r यस यन माइनस यस यन है, इसमें से हमने यस यन कॉमन लिया तो आ गया r-1। यहाँ पे हमें हमारा क्या बचा है, AR की घाते n माइनस A, ये हमारे यहाँ पे बचा है क्योंकि ये तो कट नहीं पाया था, तो इसको हमने वैसे ही लिख दिया। क्या किया, इसमें A कॉमन दिख रहा है, A कॉमन ले लिया, A कोष्ट में r की घाते n-1 ये आ गया हमारा। अब यहाँ पे Sn बराबर क्या हो जाएगा, r-1 को हमने इधर भेज दिया, r-1 को हमने इधर भेज दिया तो भाग में आ गया, A r कोष्ट में r की घाते n-1 बटा r-1। ये हमारा समांतर श्रेणी के n पदों का योग का फार्मूला निकल गया। अब देखते हैं इसमें और क्या कर सकते हैं। इसमें हमने ऊपर नीचे माइनस से गुणा कर दिया, माइनस से गुणा कर दिया, माइनस से गुणा नहीं किया, ऊपर नीचे हमने माइनस कॉमन ले लिया, ठीक है, माइनस हमने कॉमन लिया तो क्या हुआ, ये माइनस में हो गया, ये प्लस में हो गया, इसको प्लस 1 माइनस r किया तो यहाँ लिख सकते हैं, ये माइनस में हो गया, ये प्लस में हो गया तो इसको 1 माइनस r लिख सकते हैं। अब दोनों ऊपर नीचे माइनस है तो ये कट गया, आ क्या गया हमारा A कोष्ट में 1 माइनस r की घाते n बटा 1 माइनस r, ये भी हमारे पास एक समांतर श्रेणी के n पदों का फार्मूला हो गया। अब हमने ये दो फार्मूले क्यों निकाले, एक से हमारा काम क्या नहीं चलता तो एक से भी हमारा काम, लेकिन हमने ये दो फार्मूले अपनी सुविधा के लिए निकाले। जैसे अगर r का मान हम सार्वनुपात हमारा 1 से बड़ा आया है तो हम इस फार्मूले में रख देंगे, तो उसमें से 1 घटा के फिर हम सॉल्व कर लेंगे। और अगर सार्वनुपात हमारा 1 से छोटा आया है तो 1 से छोटा आया तो इस फार्मूले में रख देंगे, तो 1 में से उसको घटा लेंगे तो एक संख्या मिलेगी, उसको रख के हम सॉल्व कर देंगे। तो क्या ये 1 से, अगर इसमें 1 से छोटा सार्वनुपात आया और इसमें रखे तो क्या सॉल्व नहीं होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन थोड़ी हमें डिफ़िकल्टी पड़ेगी। सॉल्व तो किसी फार्मूले के ले लीजिए और r का मान चाहे 1 से बड़ा हो 1 से छोटा उसमें रख दीजिए, वो सॉल्व होना निश्चित है। लेकिन हमने आसानी के लिए ये बात कह दी कि 1 से छोटा हो तो इसमें रख दीजिए, 1 से बड़ा हो तो इसमें रख दीजिए, हमारी थोड़ी आसानी हो जाएगी, सॉल्व थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा फार्मूले दो जोड़ के n पदों के योग के। अब जैसे उसमें समांतर माध्य था, इसमें गुणोत्तर माध्य है। अब इसमें गुणोत्तर माध्य का क्या कंसेप्ट है, जियोमेट्रिक मीन GM,
गुणोत्तर श्रेणी के किसी भी क्रमागत 3 पदों में प्रथम तथा अंतिम पद के गुणनफल का वर्गमूल सदैव मध्य पद होता है। वहां क्या था, किसी भी कोई भी 3 पद ले लिए, उसके जो प्रथम और तीसरे का समांतर मध्य था वो मध्य के बराबर था। यहाँ क्या है, कोई भी 3 पद ले लिए गुणोत्तर श्रेणी में, उसके प्रथम और तीसरे पदों का गुणनफल का जो वर्गमूल है वो मध्य पद के बराबर है। जैसे यहाँ कोई जीपी है 2, 4, 8, 16 ऐसे है, इसके हमने 3 पद 2, 4, 8 ले लिया। अब इसका जो प्रथम पद है और तीसरा पद है, इसका गुणनफल का वर्गमूल मध्य पद के बराबर है। देखिए, जो इसका प्रथम पद 2 है और तीसरा पद 8 है, इसके गुणनफल का वर्गमूल क्या आया, 8 दूना का 16, 16 का वर्गमूल 4, मध्य पद के बराबर है। मध्य पद 4 है, मध्य पद के बराबर है। इसका ये कंसेप्ट है। अब इसको भी हम जनरल टर्म में एक फार्मूला बना देते हैं। जैसे ABCGP में है, तो इसका जो प्रथम पद और तीसरे पद का जो गुणनफल का वर्गमूल होगा तो ये होगा गुणनफल का वर्गमूल AB √AB ये होगा। यही मध्य पद के बराबर होगा तो बराबर B। तो ये एक फार्मूला बन गया, B बराबर √AB। ये हमारा एक गुणोत्तर माध्य का फार्मूला बन गया। देखते हैं प्रश्नावली 9.3। प्रश्नावली 9.3 में क्या पहला सवाल दिया है, गुणोत्तर श्रेणी 5/2, 5/4, 5/8 ऐसे ही का 20वां पद तथा n वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब जैसे हम समांतर श्रेणी करते थे ठीक वैसे इसको भी कर देना है, बस फार्मूले ही तो चेंज हुए हैं और क्या है, थोड़ा सा कंसेप्ट चेंज हुआ है। उसमें सार्वंतर था, इसमें सार्वनुपात हुआ है। ठीक वैसे ही सॉल्व करेंगे हम। देखिए यहाँ पर हमें जीपी दिया है 5/2, 5/4, 5/8। तो इसका ए हमें मालूम चल रहा है, ए क्या है 5/2, आर क्या है दूसरा पद बटा पहला पद, क्योंकि यहाँ अनुपात निकालना है। तो 5/4 बटा 5/2। तो ये 2 ऊपर चला गया, 5 × 2 बटा 4 नीचे आ गया, 5 × 4 ये हो गया। अब 5 का हमने 2 में गुणा किया, 5 का हमने 2 में गुणा किया और 5 का हमने 4 में गुणा किया, 5 दूना का 10, 5 को 20, 10/20 बराबर 1/2। 1/2 हमारा सार्वनुपात निकल कर आ गया। आप काट भी सकते हैं, कोई फर्क नहीं। अब यहाँ पर कहा है हमसे कि 20वां पद तथा n वां पद ज्ञात कीजिए। तो पहले हम n वां पद का फार्मूला तो जानते ही हैं, an बराबर a की घाते r - 1, ar की घाते n - 1। ये हमें एक n वां पद का फार्मूला मालूम है। अब हमें 20वां पद ज्ञात करना है, तो n की जगह हम 20 रखते हैं। तो a20 क्या होगा, ar की घाते 20 - 1 होगा। तो a20, a का मान 5/2 हमें मालूम है रखते हैं, r का मान 1/2 मालूम है रखते हैं। 5/2 × 1/2 की घाते 19, क्योंकि 20 - 1 19 ही होगा। अब इसको हम लिख सकते हैं 5/2 × 1/2 की घाते 19, क्योंकि 1 घाते 19 से कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसको हम बटा में 2 की घाते 19 लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। तो 20वां पद a20 हमारा क्या निकला, 5/2 की घाते 20, क्योंकि आधार समान हो घात जुड़ जाते हैं, 19 में 1 जुड़ गया 20। तो 20वां पद हमारा निकल गया 5/2 की घाते 20। ये हमारा 20वां पद निकल गया। आपको आ रहा है कि n वां पद भी निकालिए, तो हम n वां पद भी निकाल देते हैं। n वां पद का फार्मूला ये होता है, इसमें a और r का मान हम वैसे ही रख देते हैं। a और r का मान रखा हमने 5/2 × 1/2 की घाते n - 1, क्योंकि n वां पद ये में निकालना है, तो n वैसे के वैसे ही रहने देते हैं। अब इसको हमने क्या किया, an बराबर 5/2 × 1 की घाते n, 1 की घाते कुछ भी हो एक ही आएगा, तो 1 को हमने वैसे ही रहने दिया, बटा 2 की घाते n - 1 हो गया। अब इसमें क्या हो, 2, अब इसका गुणा कराते हैं, तो 2 आधार समान है तो घात जुड़ जाएंगे, तो n - 1 + 1 होगा। -1 + 1 कटा, 2 की घाते n आ गया, 5/2 की घाते n आ गया। ये हमारा इस समांतर श्रेणी का n वां पद, ये 5/2 की घाते n हमारा निकल गया। पहला क्वेश्चन हमारा हो गया सर। अगर अच्छा और लग रहा हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब देखते हैं दूसरे प्रश्न में। दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, उस गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 8वां पद 192 तथा सार्वनुपात 2 है। ये हमें दिया है, गुणोत्तर श्रेणी का 12वां पद ज्ञात करने को पूछा है और दिया है 8वां पद 192 और सार्वनुपात 2।
आठवां पद A8 बराबर 192 दिया है, सारवां पद 2 दिया है और ज्ञात करने को कहा है A12 मतलब 12वां पद ज्ञात करने को कहा है। तो 8वें पद A8 को हम क्या लिख सकते हैं, A R की घाते 8 माइनस 1, क्योंकि A के पास जितना है R की घाते उतना एक कम है, उससे एक कम है। A की घाते A R की घाते 8 माइनस 1, फार्मूले से भी आप समझ सकते हैं, बराबर 192 हो गया। तब इसको हम A की घाते A R की घाते 7 हो गया, बराबर 192 हो गया। R का मान हमें दिया है 2, R का मान हमने 2 रखा, तो A गुणे 2 की घाते 7 बराबर 192 हो गया। 2 की घाते 7 का मान होता है 128, 2 की घाते 7 का मान 128, अब गुणे में 128 इधर आके भाग में 128 हो गया, तो A बराबर 192 बटा 128 हो गया, कटा तो आ गया 3/2। A का मान हमारे पास निकल के आ गया 3/2, A का मान 3/2 आ गया। अब कहा है कि 12वां पद ज्ञात कीजिए, A12 ज्ञात करना है। फार्मूला क्या होता है, A इंटू आर की घाते n-1। अब A12 ज्ञात करने के लिए A12 बराबर A का मान हमने रखा 3/2 गुणे R का मान रखा 2 और n-1 है मतलब 12 माइनस 1 है, 12 माइनस 1 11 होगा, तो 2 के घाते 11 हो गया। अब इस 2 से 1 2 कट गया तो 2 के घाते 10 बचा, तो आ गया 2 के घाते 10 बराबर होता है, और 2 के घाते 10 और 3 का हमने गुणा किया है, तो 12वां पद निकल के आ गया 3072। 12वां पद यहाँ पर हमारा आ गया 3072, 12वां पद भी हमारा निकालना था। दूसरा क्वेश्चन भी हमारा हो गया सॉल्व। अब देखते हैं तीसरे प्रश्न को। कह रहा है किसी गुणोत्तर श्रेणी का 5वां, 8वां तथा 11वां पद क्रमशः P Q S है, तो दिखाइए कि Q² बराबर PS। मतलब किसी गुणोत्तर श्रेणी का 5वां A5 बराबर P है, A8 बराबर Q है, A11 बराबर S है। अभी दिखाना है हमें ये Q² बराबर PS, तो A5 को हम लिख सकते हैं A गुणे R की घाते 4 बराबर P, इसको लिख सकते हैं A R की घाते 7, Q बराबर Q, इसको लिख सकते हैं A R की घाते 10 बराबर S। अब हमें सॉल्व ये करना है Q² बराबर PS। इसमें हम ले लेते हैं LHS को, ठीक है, LHS को ले लिए, Q² को ले लिया। अब Q² तो Q का मान रखते हैं इसमें A R की घाते 7 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा A² R की घाते 14 आ गया, ये हमारा LHS। अब इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं। अब हम RHS को लेते हैं, तो है PS। अब P का और S का मान रखते हैं हम, P का मान A R की घाते 4 गुणे S का मान A R की घाते 10। अब इसका हम गुणा कराते हैं तो आ गया A² R की घाते 14। अब यहाँ पे LHS का मान भी A² R की घाते 14 आ गया, RHS का मान भी A² R की घाते 14 आ गया, तो यहाँ पर LHS बराबर RHS हो गया, तो यहाँ पे हमारा Q² बराबर PS प्रूफ हो गया। ये इति सिद्धम हो गया, ये इति सिद्धम हो गया। देखते हैं चौथे प्रश्न। गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है, मतलब गुणोत्तर श्रेणी का चौथा पद उसके दूसरे पद का वर्ग है, तथा प्रथम पद -3 है, तो सातवां पद ज्ञात कीजिए। है वो A2 का वर्ग है, तो A2 का अगर वर्ग कर दे तो A4 के बराबर हो जाएगा, A4 बराबर A2 का स्क्वायर हो गया। अब A4 को हम क्या लिख सकते हैं, AR की घाते 3, और A2 को हम AR लिख सकते हैं, तो AR की घाते 3 बराबर AR का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं तो AR की घाते 3 बराबर A² R² हो गया। अब यहाँ पे हमें A का मान प्रश्न में ही दिया है, A बराबर -3 और A7 का मान पूछा है हमें, A बराबर -3 दिया है, A का मान -3 हम रख देते हैं, -3 रख दिया, -3 गुणे R³ बराबर -3 का स्क्वायर गुणे R²। अब -3 गुणे R³ है, -3 का स्क्वायर हमने 9 आ गया, 9 R² हो गया। अब 9 को हमने क्या किया, R² को इधर भेजा, R² को इधर भेजा, तो -3 R³ बटा R² हो गया, R² से ये क्यूब वाला कट गया तो बचा R, -3R बराबर 9 बचा यहाँ पे, -3R बटा -3R बराबर 9 बचा, -3 को हमने इधर कर दिया तो 9 बटा -3 हो गया,
-3 से 9 को काटा, आ गया -3। तो आर बराबर हमारे पास यहाँ पे आ गया -3। आर का मान हमारे पास निकल गया -3। अब ए का मान हमें मालूम ही है -3। अब सातवां पद हमें निकालना है A7। A7 बराबर ए आर की घात 6 होता है, लिख सकते हैं हम। अब ए का मान हम लिख रख देते हैं -3, आर का मान रख देते हैं -3 की घाते, आर का मान -3 रख दिए। अब उसकी घाते 6 है। अब -3 गुणे -3 की घाते 6, मतलब किसी ऋणात्मक संख्या की घात सम रहती है तो उसका मान धनात्मक में आता है, विषम रहती है तो उसका मान ऋणात्मक में आता है। अब इसका हमने गुणा किया -3 गुणे 729 का, तो आ गया -2187। तो हमारा सातवां प्रश्न भी हो गया सॉल्व। पूछ रहा था A7 का मान, A7 का मान हमने निकाला -2187। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? पांचवा प्रश्न, अनुक्रम का कौन सा पद है? इसके कई पार्ट हैं। पूछ रहा है अनुक्रम का कौन सा पद है। ए पार्ट में क्या पूछ रहा है कि एक अनुक्रम है 2, 2 कड़ी में 2, 4, डैश डैश डैश। अब an दिया है हमें 128, से पूछ रहा है n का मान, मतलब 128 इस श्रेणी का चौथा पद है। अब हमें यहाँ पर a का मान दिया है 2, r का मान हम निकालेंगे दूसरा पद बटा पहला पद, 2 कड़ी में 2 बटा 2, तो आ गया हमारे पास r का मान कड़ी में 2। अब हमें निकालना है an बराबर 128 दिया है, पूछ रहा है n का मान बताइए। तो an बराबर हम लिखते हैं a r की घाते n -1, a r की घाते n -1 लिखते हैं। अब ये तो फार्मूला ही होता है। अब एक चीज़ और है, यहाँ r का मान आप a3 बटा a2 करके भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 4 बटा कौड़ी में 2 किया, अब 2 से 2 बार में कट गया तो 2 बटा कौड़ी में 2 आया, कौड़ी में 2 से 2 को काटा तो कौड़ी में 2 आ गया। यहाँ भी r का मान कौड़ी में 2 आ गया, तो अनुपात समान है। तो ये GP है, GP तो हम जानते ही हैं। अब यहाँ पे an ये फार्मूला होता है। अब an का मान यहाँ पर 128 दिया, 128 रख दिया। a का मान 2 है, r का मान हमने निकाला कौड़ी में 2 की घाते n-1 हो गया, n का मान हमें निकालना है। अब 2 का हमने इधर भाग दिला दिया, तो 64 बराबर कौड़ी में 2 की घाते n-1 हो गया। अब कौड़ी में 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 की घाते 1 बटा 2, किसी का कौड़ी रहता है तो उसको हम घाते 1 बटा 2 लिख सकते हैं। तो इसको कौड़ी में 2 को हम 2 की घाते 1 बटा 2 लिख सकते हैं, और 64 को 2 की घाते 6 लिख सकते हैं। अब जब एक घात की घात रहता है तो उनका आपस में क्या हो जाता है? गुणा कर दिया हमने, n बटा 2 गुणे 1 बटा 2, तो आ गया n-1 इंटू 1 बटा 2 किया तो आ गया n-1 बटा 2। अब 2 की घाते 6 है, 2 की घाते n-1 बटा 2 है। अब जब आधार समान है तो घात बराबर होंगी, तो 6 बराबर n-1 बटा 2 हो गया। 2 का इधर भाग इधर गुणा कराया तो 12 बराबर n-1 आ गया। अब यहाँ -1 को इधर भेजा तो n बराबर 13 आ गया। n का मान हमारा निकल गया 13, यही पूछा था। अब देखते हैं इसके बी पार्ट को। बी पार्ट क्या कह रहा है? कौड़ी में 3, 3 कौड़ी में 3, ये एक श्रेणी दिया है GP गुणोत्तर श्रेणी। अब an दिया है 729 को, आ रहा है n का मान निकालिए। ठीक उसी प्रकार से हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं। a का मान दिया है कौड़ी में 3, r का हम निकालेंगे a2 बटा a1 बराबर 3 कौड़ी में 3 बराबर कौड़ी में 3, r का मान कौड़ी में 3 निकल चुका हमारा। दूसरी विधि से भी a3 बटा a2 करके भी कौड़ी में 3 निकल गया। फार्मूला an बराबर दिया है 729, an बराबर क्या होता है? एक गुणे r की घाते n-1 होता है, बराबर 729 हो गया। a का मान हमने कौड़ी में 3 रखा, r का मान कौड़ी में 3 रखा, अब इसकी घाते n-1 हो गया, बराबर 729 हो गया। अब यहाँ आधार समान है तो घात जुड़ जाएंगे, जिसे कौड़ी में 3 और कौड़ी में 3 का गुणा है, आधार समान है तो घात जुड़े। यहाँ घात 1 है, अब n-1 प्लस 1 हो गया, -1 प्लस 1 कट गया, n आया, कौड़ी में 3 की घाते n हो गया, बराबर 729 हो गया। अब किसी घात कौड़ी हो तो पहले आपको बताया, पहले 1 बटा 2 हो जाता है उसकी घात, इसकी घाते 1 बटा 2 हो गया, घात का घात पूरा हो जाता है, इसका हो गया n बटा 2, 3 की घाते n बटा 2। अब 729 को हम लिख सकते हैं 3 की घाते 6, 3 की घाते 6 में लिख दिया, और यहाँ है 3 की घाते n बटा 2। आधार समान है तो घात भी समान होंगे, तो n बटा 2 बराबर 6 हो गया।
n बटा 2 बराबर 6, तो n बराबर 12 हमारा निकल कर आ गया। n का मान भी हमारा निकल कर आ गया 12। अब c क्या दिया है, c पार्ट दिया है कि 1/3, 1/9, 1/27 ऐसे जीपी दिया है, मतलब अनुक्रम दिया है। आर सार्वनुपात अनुपात निकालेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा कि ये जीपी है। अब इसका दिया है an बराबर 1/19,683, n का मान हमें ज्ञात करना है। a बराबर 1/3 तो हमें मालूम ही है, r निकाल देंगे a2/a1 करके या a3/a2 करके, दोनों से हमने निकाला, आ गया दोनों का मान 1/3, मतलब ये जीपी है, सार्वनुपात अनुपात समान है। अब an बराबर दिया है 1/19,683। अब an को हम लिख सकते हैं a r की घात n-1 बराबर 1/19,683। a का मान हमने रख दिया 1/3, r का मान हमने रख दिया 1/3 की घाते n-1 बराबर 1/19,683 हो गया। ठीक वही विधि यहाँ 1 होगा, यहाँ n-1 है, घात जुड़ जाएंगे, साधारण समान है, तो यहाँ 1/3 की घाते n आ गया बराबर, इसको हम लिख सकते हैं 1/3 की घाते 9, क्योंकि 3 की घाते 9 ये 19,683 होता है। इसको 1/3 की घाते 9 लिख सकते हैं, 1 की घाते जितना भी हो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो 1/3 की घाते 9 हमने पूरा लिख दिया। तो आधार समान है तो घात भी समान हो, तो n/2 इसका मान आ गया। ये n बराबर 9 मान आ गया इसका, तो n बराबर 9। ये प्रश्न हमारा हो गया सॉल्व। अब देखते हैं छठवां प्रश्न क्या कह रहा है। यक्स के किस मान के लिए संख्याएं -2/7, यक्स, -7/2 गुणोत्तर श्रेणी में है। यक्स के किस मान के लिए, अब ये गुणोत्तर श्रेणी में होगा और ये 3 क्रमागत संख्याएं हैं, तो गुणोत्तर माध्य का यहाँ दिमाग लगाएंगे। गुणोत्तर माध्य का मतलब ये पहला और दूसरा का गुणा करके उसका वर्गमूल निकालेंगे तो यक्स के बराबर आएगा, मतलब मध्य के बराबर आएगा। यक्स का मान हमें मालूम चल जाएगा। तो अगर ये जीपी में है तो हम पहला और दूसरा का गुणा करके उसका वर्गमूल निकालते हैं, मतलब -2/7 गुणे -7/2, 2 से ये -2 कटा -1 आया, 7 से -7 कटा -1 आया, -1 गुणे -1 1 आ गया, कौड़ी में 1 बराबर +-1 आ गया। तो एक्स का मान यहाँ पर हमारे पास निकल गया +-1। एक्स का मान या +1 हो सकता है या -1 हो सकता है। अब आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि और बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि इसका आगे के प्रश्नों और आगे के चैप्टरों का हम वीडियो ऐसे ही लाते रहेंगे। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।